विद्यार्थियों, नित्यम बिहार बोर्ड में आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं क्लास 10th के एसएसटी के सवालों के साथ। तो साथियों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको एसएसटी के सवाल करवाए जा रहे हैं वो सीधे आपकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना बनती है, क्योंकि ये सवाल आपके सीधे क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मॉडल पेपर से उठाए गए हैं, मॉडल पेपर से उठाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, बाकी जिस भी प्रश्न का आपसे उत्तर पूछा जाए उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप 20 में से कितना सवाल का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि आपके जैसे तमाम विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारा कंपटीशंस कितने लोगों के साथ है और हम कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे आने से पहले एक लाइन कहना चाहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको मेहनत की जो आग होती है उसमें आपको दिन रात जलना पड़ेगा। और अब कुछ शेष दिन ही बचे हैं। आज हो गया कितना तारीख, 15, 16, 17 से आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए धमाकेदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो आपके उठाया गया है वो है इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद से। और सबसे पहला सवाल है कि रक्त एवं लौह यानी ब्लड एंड आयरन का जो पॉलिसी है, जो नीति है, इसका प्रचार प्रसार किसने किया था, यानी रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। सीधे सीधे आपके ये क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर का उठाया गया सवाल है। क्या ऑप्शन नंबर ए में काबुर थे, क्या ऑप्शन नंबर बी में गैरीबाल्डी, या ऑप्शन सी बिस्मार्क, या ऑप्शन डी मेजनी। तो साथियों, ये पहला नंबर सवाल और ये आपके नाम जाता है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर होने वाला है उनके अगले वीडियो में हम नाम को अनाउंस करेंगे कि फलना बाबू पहला का जवाब हाई दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, बताइए। भारत का, ग्रीस का, चीन का या मिस्र का, बताइए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो ये रहा यूनान का। ये किसका रहा था, यूनान का रहा था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। बाकी अगर साथियों हम लोग भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत में अगर हम लोग बात करें कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है ये 1857 की क्रांति से मानी जाती है। 1857 की क्रांति से मानी जाती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि वार एंड पीस, जिसको हिंदी में बोलते हैं युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति या युद्ध और शांति के पुस्तक किसकी रचना है। चार्ल्स डिकेंस की, लियो टॉल्स्टॉय की, मैक्सिमम गोर्की की या शेक्सपियर की। तो साथियों अंग्रेजी का शेक्सपियर, इंग्लिश का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर को इंग्लिश का हीरो कहा जाता है। हीरो किसको, शेक्सपियर को। ठीक है, लेकिन युद्ध एवं शांति के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, लियो टॉल्स्टॉय के साथ। ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, फॉन्टेब्लो समझौता के नाम से जाना जाता है, या पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। तो साथियों मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम ये दोनों के बीच जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है,
चलिए, जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1918। तो साथियों, लखनऊ समझौता 1916 में होता है, अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में। अंबिका चरण अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ समझौता होता है, जिसमें गरम दल, नरम दल और आपके मुस्लिम लीग ये सब एक मंच पर दिखाई देते हैं और एकजुट हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 1916। लखनऊ समझौता 1916, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? देखिए सवाल क्या है कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ 1922 तक चला था, ये असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया था? पेश किया गया कलकत्ता के 1920, कलकत्ता 1920 में इसे पेश किया गया था, लेकिन नागपुर 1920 में इसे जारी कर देवल गया कि हाँ असहयोग आंदोलन को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। लेकिन बोला गया है प्रस्ताव पारित किया गया तो कलकत्ता में, जारी किया गया तो नागपुर में। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। बाकी लखनऊ समझौता 1916 में और सूरत अधिवेशन 1907 में, इस सबको मालूम है, तो ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, और ये इस बार पूछने की संभावना है ये सवाल को। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया था? बताइए। तो देखिए 1905 में तब बंगाल विभाजन होता है सर। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1907 में क्या होता है सर? तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। ठीक है। 1911 में क्या होता है? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और 1915 में क्या होता है? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना किया जाता है। लेकिन हमारा सवाल है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? तब इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1907, क्योंकि 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए एग्री करते हैं इन सारे फैक्ट से। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा, ये ऑप्शन ही गलत दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक आपके क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? बताइए वो क्या होगा? तो वो होगा महानगर। महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? मगध, मिथिला, भोजपुर, चंपारण? बताइए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो साथियों आप ध्यान दीजिएगा, ये है बिहार, और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो गया? तो ई हो गया पूरब, आई हो गया पश्चिम, यानी कि यूपी साइड का इलाका। तो इधर आपका हो जाएगा ये पूर्वी चंपारण, उसके बाद हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, उसके बाद बक्सर, उसके बाद रोहतास, कैमूर, ये सारे चीज़ें। तो इन सारे पश्चिमी क्षेत्र में बिहार के पश्चिमी जिले हैं और कहीं ना कहीं ये सारे यूपी से बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो इस कारण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुर जो है हमारा ये पश्चिम साइड पड़ता है और ये यूपी से बाउंड्री को शेयर भी करता है।
तो राइट आंसर भोजपुर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे तो आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र, ऐसे आंसर क्या होगा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो साथियों, छापा खाना की जो शुरुआत है, यानी प्रिंटिंग की जो शुरुआत है, ये गुटेनबर्ग ने ही किया था। और गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। गुटेनबर्ग के साथियों बाइबल का जनक कहा जाता है, क्योंकि बाइबल को पहली बार लिखने का काम भी किसने किया? गुटेनबर्ग ने ही किया। इस कारण राइट आंसर होने वाला है जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मुंबई में, डिगबोई में, बरौनी में, चेन्नई में। तो देखिए, बरौनी जो है ये क्या है? तो बरौनी है ताप विद्युत का केंद्र, ताप विद्युत केंद्र है बरौनी। बिहार के बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है, यानी ऑयल रिफाइनरी सेंटर है। बाकी डिगबोई की बात करें तो डिगबोई पड़ता है असम में, और भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम का डिगबोई क्षेत्र ही माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। मुंबई की बात करें तो मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई में प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो खनिज के लिए जाना जाता है। और भारत में पहली बार ट्रेन की जो शुरुआत है वो 1853 में मुंबई का एक जिला है जिसका नाम है थाने। तो थाने से कुर्ला के बीच में चला था। तो राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर बी डिगबोई होने वाला है राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, गोदावरी नदी। तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। HP यानी हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सतलुज। ऑप्शन नंबर सी सतलुज। ठीक है, चलिए बाकी अगर साथियों गंगा की बात करें तो गंगा भारत की एक पवित्र नदी है और जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। चलिए, ताप विद्युत केंद्र किससे संबंधित है? जल से, पवन से, कोयला या ईंधन से या सूर्य से? बताइए। तो जाहिर सी बात है ताप विद्युत केंद्र जो है ये बरौनी से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? ईंधन के रूप में संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईंधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? पश्चिमी घाट, सुंदरवन, अरावली या नीलगिरी? तो साथियों मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार आपको सुंदरवन में देखने को मिलता है और भारत में 5% मैंग्रोव वन का विस्तार है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा वो है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150% अगर ना है तो ऑप्शन में क्या चला जाएगा बताइए? तो ऑप्शन में आपका चला जाएगा 100%। ठीक है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, प्रतिशत में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हम उसको देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? बताइए, 30%, 45%, 60% या 75%? तो देखिए बिहार, अगर हम लोग भारत की बात करें
तो भारत का 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी करीबन 33% के आसपास। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 33 नहीं है तो 30 पे ही टिक कर देंगे, ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत के किन किन राज्यों में कॉफी उगाई जाती है। सीधे आपको कुछ न देखना है, कर्नाटक जहां नजर आए वही राइट आंसर होने वाला है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है, और वो भी कैसा कॉफी, तो अरेबिका कॉफी। अरेबिका कॉफी का जो किस्म है यही भारत में उगाया जाता है। ठीक है, 18वां सवाल बोलता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग संबंधित है। तो देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 महानगरों से संबंधित है। सबसे पहले ये संबंधित है दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, कोलकाता से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है, बाकी को तो देखना भी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शहरों को जोड़ने वाले मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहा गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मिलेंगे अगले वीडियो में।